किताबों में लिखा कानून यूं ही कहानी नहीं होता। जिसे हक पता हो अपना, वो कभी अनजानी नहीं होता। नमस्कार, जोहार, मैं भारती कुमारी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के कार्यक्रम यू दर्शन में। इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं छोटा नागपुर लॉ कॉलेज नामकुम में। कहते हैं जिस समाज में युवा जागरूक होता है वहाँ अन्याय कभी टिक नहीं पाता। लेकिन एक सवाल हम सब से है, क्या हम अपने अधिकार जानते हैं? क्या हम कानून को सिर्फ डर के रूप में देखते हैं या सुरक्षा के रूप में? आज के डिजिटल और तेज रफ्तार के दौर में युवाओं की शक्ति सिर्फ जोश में नहीं, बल्कि कानून की समझ और अधिकारों की जानकारी में छुपी है। और इसी सोच को जागरूकता में बदलने के उद्देश्य से आज का यह हमारा कार्यक्रम समर्पित है युवाओं का कानून के प्रति जागरूकता और अधिकार विषय पर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं इस विषय का और जानते हैं यहाँ के युवाओं से उनके विचार। ऑनलाइन खरीदारी करने के दौरान होने वाली धोखाधड़ी से उपभोक्ता अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन ख़रीदारी आजकल बहुत आम सी हो गई है, इसलिए धोखाधड़ी की समस्याएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि हमें हमेशा ये OTP किसी के साथ कभी शेयर ना करें या फिर कभी सुरक्षित वेबसाइट ही से शॉपिंग करें। हमेशा ये हम लोग जब भी कोई पार्सल मंगवाते हैं तो हमेशा उसकी रेटिंग चेक करें, या फिर कभी भी कुछ महंगे सामान हम लोग कभी भी ऑर्डर करते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी ही हमेशा हमें यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमें सामान सही है या नहीं है उसकी जानकारी मिल सके। जैसा कि इस आधुनिक युग में आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से ही हर एक युवा और हर एक पुरुष या हर एक महिला कोई भी हो, वो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ही हर एक सामान को उपयोग में ला रहा है, हर एक सामान खरीदा जा रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू है। जैसे ये पहला चीज़ तो कि वो समय और धन की बचत तो कर ही रहा है, परंतु ये भी देखा जा रहा है कि कई सारी असुविधाएं का भी सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे तरह के कोर्ट्स हैं, लेकिन आपने ये हमेशा सुना होगा कि जब भी कोई क्रिमिनल का मैटर आता है या फिर किसी भी कंज्यूमर के राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी मैटर अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो उन सभी को इंटरिम रेमेडी चाहिए होती है। उन सभी को जल्द से जल्द ऐसा है कि उनको न्याय मिले और कानून द्वारा उनको जो भी कानून में जो भी न्याय अंकित है वो उनको न्याय मिले। तो इस पे अगर हम चर्चा करें आगे, तो जितने भी आज के युग में जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी शॉपिंग हो रही हैं, इसमें अगर आपको एक लाभ अगर प्राप्त हो भी रहा है तो आपको इसके साथ साथ ये भी आप देखेंगे कि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी आपको आए दिन धोखाधड़ी के केसेस आपको कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके धारा 2 उपधारा 9 में 6 प्रकार के राइट्स की बात की गई है, 6 प्रकार के अधिकारों को बताया गया है, जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो सके। अनजान लिंक से भी सावधान रहना चाहिए, जिसमें आपको लिंक दिया जा रहा है SMS के थ्रू, ईमेल या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको कोई लिंक मिलता है तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि OTP, पिन या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए और अचानक गिफ्ट या ऑफ़र से भी आपको बचना चाहिए जिसमें आपको फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हो, इनसे सावधान रहना चाहिए। और अनचाहे कॉल, अगर कोई बैंक अधिकारी बनकर आपसे आपकी बैंक की जानकारी या फिर आपके पैसे की जानकारी ले रहा है तो इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। छात्रों को उपभोक्ता के रूप में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? पहली बात, हम उपभोग की अगर बात करें तो जो कोई भी सर्विस या सेवा उपभोग के रूप में प्राप्त करता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं। देश में क्या है कि छात्रों को कोई विशेष रूप से कोई उपभोक्ता संबंधित अधिकार प्राप्त है नहीं, लेकिन नागरिकों को जो प्राप्त है वो सारे अधिकार छात्रों को भी प्राप्त है। समस्या ये होता है कि काफ़ी सारे छात्रों या काफ़ी सारे नागरिकों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे छात्रों का अधिकार है कि सही शिक्षा उसे मिले, शिक्षा का जो कैंपस हो वो वातावरण शांत हो, सही समय पे परीक्षा हो, उसका परिणाम सही से घोषित हो। ये बहुत सारे अधिकार हैं जो उनको प्राप्त है उपभोक्ता के रूप में। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया, जिनके कुछ प्रमुख बिंदु ये हैं कि
लेने से पूर्व जो भी नामांकन से पूर्व वादे किए गए थे अगर उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसे में छात्रों के पास ये अधिकार है कि वे अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। कम से कम 1 स्क्वायर प्रति मीटर प्रति स्टूडेंट का स्थान सभी क्लासरूम में अनिवार्य हो, सभी शैक्षणिक उपकरण सही तरह से चल रहे हों एवं सुरक्षा से जुड़ी सभी उपकरण हर वक्त अवेलेबल हों, एवं भारत संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत हर 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के छात्रों को एक मौलिक अधिकार प्राप्त है कि सरकार उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। हाल ही में एक केस अविनाश मेहोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें तमिलनाडु के एक निजी स्कूल में आग लगने के कारणवश 90 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना अनुच्छेद 21A के अंतर्गत सुरक्षित विद्यालय वातावरण देना कॉलेज या एवं स्कूलों की एकदम बुनियादी जानकारी है। एंटी रैगिंग कानून क्या है और यह छात्रों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है? एंटी रैगिंग कानून भारत में रैगिंग यानी कि उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए नियमों एवं कानूनों का एक समूह है। रैगिंग किसी भी कार्य, शब्द या व्यवहार को कहते हैं जिसे किसी भी नए छात्र या अन्य छात्र को ठेस पहुंचाया जाए, चिढ़ाया जाए, अपमान किया जाए या उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाया जाए, उसे कहते हैं। इन्हीं मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विश्व जागृति मिशन बनाम भारत संघ 2001 एवं अमन कचरू बनाम भारत संघ 2009 में रैगिंग को एक गंभीर सामाजिक अपराध घोषित किया। इन निर्णयों के बाद यूजीसी एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009 पूरे भारतवर्ष में लागू किए गए, जो कि आज एंटी रैगिंग कानून का मूलभूत आधार है। यूजीसी एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009 के नियमों के अनुसार रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। रैगिंग कोई भी इंसान अगर करता है तो दोषी छात्र को निलंबन, निष्कासन और गंभीर मामलों में एफआईआर और जेल तक के प्रावधान हैं। हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड का होना अनिवार्य है। कोई भी छात्र कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूजीसी 24/7 हेल्पलाइन या फिर www.antiragging.in पर जाकर शिकायत कर सकता है। हालांकि कानून मौजूद है पर फिर भी कुछ सुधार आवश्यक है, जैसे कि कई छात्र शिकायत करने से डरते हैं। कई कॉलेजों में रैगिंग नियम सिर्फ नाम के लिए है और बस वो कागज़ तक सीमित है। मानसिक रैगिंग की पहचान करना मुश्किल है। इन सुधारों को अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो रैगिंग को और भी अच्छे से समझा जा सकता है। तो आगे क्या किया जाना चाहिए? एनोनिमस यानी कि गुमनाम शिकायत प्रणाली को और भी मजबूत करना चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को कानून के ढांचे में लाना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए अनिवार्य अवेयरनेस सेशंस लगाने चाहिए। डिजिटल निगरानी और सीसीटीवी को और भी बेहतर करना चाहिए। सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के लिए कौन कौन से कानूनी नियम बनाए गए हैं? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ख़ास करके हमारे यूथ जितने भी हैं, आप सुने होंगे, आपके घर में भी देखे होंगे या आसपास के अड़ोस पड़ोस में भी आप सब देख ही रहे होंगे कि जितने भी लोग हैं सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि गलत न्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो जाता है, जिसके कारण हम सब गलत न्यूज़ को भी देख लेते हैं, जिससे हमारे समाज में अराजकता भी की ओर आने की संभावना हो जाती है। मान लीजिए किसी धार्मिक विचारधारा पे कोई गलत न्यूज़ वायरल हो गई, मान लीजिए किसी की पर्सनल बातों को कोई गलत में रिप्रेजेंट किया किसी चीज़ को और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा सोशल मीडिया का दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है और हम देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं दूर दूर से। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये सबसे प्रारंभिक में रूल बने थे, जो कि सोशल मीडिया हाउस के दिखाते हुए बने थे। और ये रूल जब बने थे तब इस रूल में ये था कि कोई भी अगर सोशल मीडिया गलत वे में प्रेजेंट करता है या किसी की आईडी वगैरह बना करके या कुछ भी कोशिश करता है किसी को बदनाम करने की या उसके डिफेम करने की या किसी चीज़ को गलत करने की, तो इसमें उस एक्ट के तहत उसको सज़ा मिलती है। इस एक्ट की तहत उसका आईडी बंद होता है, कंपनसेशन देना पड़ता है उसको और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया हमारे जीवन में दोधारी तलवार के रूप में भी काम करते हैं। अगर कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी है। सोशल मीडिया पहले अपने समय में इस प्रकार यूज़ किया गया कि लोग उसे अच्छे काम के लिए यूज़। मोबाइल एडिक्शन से निपटने के लिए सरकार और कानून क्या नियम बना रहे हैं? मोबाइल एडिक्शन से निपटने के लिए सरकार ने ऐसा कोई सीधा कानून तो नहीं बनाया है, लेकिन कुछ कदम और कुछ नियम लागू किए हैं, जैसे कि
प्रज्ञता गाइडलाइंस और सीबीएसई बोर्ड ने साइबर क्राइम हैंडबुक जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्क्रीन टाइम को नियंत्रण करने का जोर डाला था। और भी ऐसे नियम थे जैसे कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और आईटी रूल्स के अंदर 18 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री थे, मतलब किसी की अनुमति ज़रूरी नहीं थी, लेकिन माता पिता की अनुमति ज़रूरी थी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और फिर डिजिटल वेलबींग का भी फीचर सरकार ने अनिवार्य किया था मोबाइल कंपनियों के लिए, जिसमें था कि लोग उससे ये समझ सके या जान सके कि आप कितना समय किस ऐप पर बिता रहे हो, और आप इससे जान सको कि कितना मोबाइल एडिक्टेड आप पर्सन हो। और सरकार ने ऐसा कोई सीधा कानून तो नहीं लगाया है, बट जब तक आपको खुद में एहसास ना हो या फिर आप डिसिप्लिन पे ना चलो और परिवार की सहमति ना हो और सलाह ना मिले, तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते मोबाइल। इस नई पीढ़ी की युवा के लिए कुछ नए रिसर्च किए गए, जिसमें कि एक मैंने रिसर्च अभी पढ़ा है रिसेंटली MIT मीडिया लैब अमेरिका का। उसमें रिसर्च में मैंने ये देखा कि 64 वर्कर्स जो युवक थे उन पे रिसर्च किया गया। उसमें रिसर्च में ये किया गया कि उनको 3 भागों में बांटा गया और एक ऐसे दिया गया था लिखने के लिए, और तीन भागों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहले भाग में उनको ChatGPT का यूज़ करने के लिए दिया गया और दूसरे भाग में उनका गूगल सर्च करने का साधन दिया गया, और तीसरे भाग के जो युवक थे उन्हें बस अपने दिमाग से ही काम करने का वर्क दिया गया, उन्हें कोई साधन प्राप्त नहीं किया गया। तो इसका ये कंक्लूज़न आया, निष्कर्ष निकला कि पहले भाग के जो युवक थे उन्होंने अपने माइंड का कोई भी यूज़ नहीं किया, उनका माइंड पूरी तरह से स्विच ऑफ था। उन्होंने बस जो भी देखा या फिर जो भी सर्च किया वो डायरेक्टली लिखा, माइंड का कोई वर्क नहीं किया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था जो उन्होंने ऐसे में लिखा था। और दूसरे भाग के जो युवक थे उन्हें कुछ चीज़ें ही याद थी जिन्होंने गूगल सर्च किया था। और तीसरे भाग के जो युवक थे जिन्होंने अपने से खुद से लिखा था, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लिया था, उन्हें सब कुछ याद था एज़ इट इज़। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम फ़ोन पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे तो अपने माइंड का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। क्या हर कानूनी कार्य नैतिक भी होता है? कानून और नैतिकता में क्या अंतर है? नहीं, हर कानूनी कार्य नैतिक नहीं होता है। कानून वे नियम हैं जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और समाज में इसे पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पालन करने पर इसे दंड दिए जाते हैं और जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन नैतिकता में ऐसा नहीं है। नैतिकता वो नियम है जो कि अपने सिद्धांतों द्वारा आते हैं, समाज द्वारा आते हैं। इसे पालन ना करने पर दंड भी नहीं दिया जाता है, प्लस इसे हम अपने मन से कर भी सकते, नहीं भी कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब इसको अपने उदाहरण के तहत समझाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक नियम, अगर ट्रैफिक नियम हम नहीं पालन करते हैं तो हमें क्या दंड भी देना पड़ता है, जुर्माना भी देना पड़ता है और कभी कभी जेल भी हो जाता है। और हम आते हैं अगर नैतिकता में, तो नैतिकता में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक बच्चा तालाब में डूब रहा है, तो उसे हमें बचाना है या ना बचाना वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम जाएँ या ना जाए ये मेरे विचार का ऊपर है। हम ये देख सकते हैं कि नैतिकता और कानून दोनों में कई अंतर हैं। अब 1958 में हमारे न्याय शास्त्र में एचएलए हार्ट के द्वारा और लॉन फुलर के द्वारा इन दोनों के अंतर का एक अंतर बताया गया था। एचएलए हार्ट का मानना था कि कानून और नैतिकता दोनों ही बिल्कुल ही विपरीत हैं एक दूसरे से। उनका मानना था कि नैतिकता एक ऐसी कानून एक ऐसी व्याख्या है जो कि जिसका काम यह बताना है कि क्या अवैध है और क्या वैध है। वहीं फुलर का मानना था कि नैतिकता और कानून बिल्कुल ही विपरीत हम नहीं बोल सकते हैं। उनके अनुसार एक सही कानून का होना, उसका होना नैतिक मूल्य सिद्धांतों पर होना चाहिए। उनके अनुसार एक सही कानून को प्रभावशाली न्यायपूर्ण बनाने के लिए उसका निष्पक्षता, स्पष्टता और समानता होना जरूरी है। निजता का अधिकार क्या है और डिजिटल युग में इसका महत्व क्यों बढ़ गया है? निजता का अधिकार भारतीय संविधान में मूलतः शामिल नहीं था,
लेकिन अगर ये धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा ये स्थापित हुआ, और अगर ये कॉन्सेप्ट को देखें, निजता का अधिकार कहाँ से इसका जन्म हुआ और इसका विकास के बारे में देखें, तो सबसे पहले 1890 के दशक में यूरोपियन देशों में निजता के अधिकार को लेकर मांग उठा, और जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 12 में से शामिल किया गया, और अमेरिका का चौथा संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूलतः मान्यता प्रदान किया गया। अगर किसी व्यक्ति को ये महसूस हो कि उसके बातें सुनी जा रही है या उसकी हर गतिविधि पर लक्ष्य किया जा रहा है, तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ये भी अधिकार है कि उसकी प्रोफाइल या उसका डेटा या उसकी जो भी व्यक्तिगत जानकारी है वो कहाँ और किस उद्देश्य से यूज किया जा रहा है, उस पर उनका जानने का अधिकार है। अगर उनको ये नहीं पता चल रहा है तो ये भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। अगर हम इसका रेमेडीज़ की बात करते हैं, अगर कोई स्टेट या सरकारी कर्मचारी अगर किसी का राइट एंड प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं, तो हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर किसी की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लीक होती है तो उनके पास ये रेमेडीज़ होती है कि वो FIR कर सकती हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है और यह कर्मचारियों व छात्रों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले द्वारा लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया गया। वैश्विक संदर्भ में यह कानून 2017 में स्पेन में लाया गया, तत्पश्चात फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया देशों में यह कानून लाया गया। भारतीय संदर्भ में देखें तो यह कानून केरल में 3 अक्टूबर 2025 को विधानसभा में पेश किया गया। यह कानून क्यों लाया गया? यह कानून इसलिए लाया गया क्योंकि ड्यूटी आवर के बाद कर्मचारी ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑफिस कार्यों में संलग्न रहते थे, जिसके कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, उनका व्यवहार चिड़चिड़ापन हुआ, उनका घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुआ, उनका रचनात्मकता में कमी आया, वे सामाजिक गतिविधियों से दूर हुए, तत्पश्चात उनके समग्रता में गिरावट आई। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है वह एक अधिकार है जो कि कर्मचारियों के लिए लाया गया है। यह अधिकार को लाना बहुत ज़रूरी था। अभी यह पास तो नहीं हुआ है, लेकिन यह एक रिवोल्यूशन से कम नहीं होगा अगर यह पास हो जाता है तो। कर्मचारी लोग अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर में और कॉरपोरेट में जो काम करते हैं, वह ऑफिस आवर के बाद भी कंपनी चाहती है कि वो अपना प्रोडक्टिविटी कंपनी के लिए देते रहे। अपना पर्सनल लाइफ जिए या ना जिए, उससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। कर्मचारी ऑफिस आवर के बाद भी जब भी घर आते हैं, जब उनका पर्सनल टाइम फैमिली को देने का होता है, उस टाइम भी कंपनी लोग, यानी कि जो कॉरपोरेट में अधिकतर देखा जाता है ऐसा, वो चाहते हैं कि वो कंपनी के लिए काम करे। अभी भी वो पर्सनल लाइफ को एंजॉय न करे, वो केवल कंपनी के लिए काम करते रहे। इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है और जो उनका पारिवारिक रिश्ता होता है वो भी ख़राब होता है। इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए यह बिल को लाया गया, ताकि कर्मचारी अपने जीवन और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखे, वह कार्य भी करे और अपना जीवन को भी अच्छे से जिए। शिक्षा से जुड़े प्रमुख कानूनी प्रावधान कौन-कौन से हैं और उनका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? छात्रों पे प्रभाव पड़ने से पहले हम महत्वपूर्ण प्रावधानों को जानने का कोशिश करेंगे। पहले शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में रखा गया था और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में था। लेकिन 86th अमेंडमेंट जब हुआ, संशोधन हुआ, उस समय हम वहाँ से ये प्रावधान को लेकर के आए हमारे मूल्य अधिकारों में। और आज शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको गारंटी सारे बच्चों को मिलता है, 6 साल से 14 साल के वर्ष के बच्चों को। और जो इसके पीछे, जो संशोधन के पीछे जो कारण था, मेन जजमेंट जो था मोहिनी जैन केस, उसके द्वारा हुआ, जब उस समय उनको अलग से मेडिकल कॉलेज में
डोनेशन जैसा पैसा देना पड़ा था, तब उनको लगा कि ये हमारे अधिकारों का हनन है और हमें शिक्षा से ये अलग कर रहा है। तब ये केस चला 1992 में, और उसके बाद 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला। और इसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ। भारत में शिक्षा संबंधित बहुत सारे विभिन्न नियम हैं जो शिक्षा को संरक्षित करते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार है, जो पहले हम लोग को बताता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ये अधिनियम 2009 के तहत लाया गया। उसके बाद है भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, जो शिक्षा संबंधित है, जो कि माता पिता और उनके अभिभावकों को ये मौलिक कर्तव्य देता है कि वो अपने बच्चों को और प्रतिपाल्य को वो शिक्षा देने के लिए कार्य करेंगे। नए आपराधिक कानून से युवा कैसे प्रभावित हो सकते हैं? एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर कानून का होना इस देश में बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में पिछले कई सालों से, अगर कहें तो कई दशकों से पुराने कानून, जो आपराधिक 3 अलग अलग कानून थे वो देश में चले आ रहे थे, जिसको हटाकर 2023 में 3 अलग अलग कानूनों को जगह मिली है और आज के दिन में वो तीनों कानून प्रभावी रूप से लागू हैं इस देश में। पुराने आपराधिक कानूनों को समाप्त कर उनके स्थान पे नए आपराधिक कानूनों को संविधान सभा में पेश किया और उसे पूरे भारत भर में लागू किया, जिसके लिए पुराने आईपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता को लाया गया, सीआरपीसी को हटा के भारतीय बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ के युवाओं के विचार जानने के बाद मेरा यह कहना है कि आज का युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, डिजिटल दुनिया से जुड़ा है, लेकिन क्या उतना ही कानूनी रूप से जागरूक भी है? जागरूक युवा ही जिम्मेदार नागरिक बनता है और जिम्मेदार नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है। यहाँ के युवाओं से उनके विचार जानने के बाद अब हम जानेंगे यहाँ के फैकल्टी से उनकी राय। हम एडवांस लॉ और लॉ से रिलेटेड रिसर्च पे बात करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि अवेयरनेस, तो अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी के सारे सेक्शन में, समाज के हर पहलू पर उसको देखना तो ज़रूरी है ही, कारण कि सारे लोग लॉ के स्टूडेंट होते नहीं या लॉ जानते नहीं, लेकिन लॉ से उनका पाला जो है, लॉ से उनका रिलेशन जो है वो हमेशा बनता रहता है और उनका संबंध बनता रहता है। इसलिए आजकल जो एक प्रचार के माध्यम से जो लोकमत बनाया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल आप हमारी आईपीसी जो है वो अभी हाल में रिपील हो गई और उसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता जैसी कानून आई। इसी तरह से सीआरपीसी जो है वो रिपील हो गई और उसके जगह पर हमने नागरिक सुरक्षा संहिता को स्वीकारा। तो इसका जो होर्डिंग के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से या जगह जगह पर यूजीसी का तो आजकल एक नया स्कीम भी है, हम लोग नैक वगैरह में काम करते हैं, वहाँ भी स्कीम है कि आप अपने विश्वविद्यालय में, आप अपने महाविद्यालय में या आप अपने संस्थान में इन कानूनों के बारे में लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। अभी हाल में एक बहुत अच्छा पहल होने जा रहा है कि जो कानून, जो सामान्य कानून है जिससे नागरिकों का रिश्ता या जन सामान्य का रिश्ता बराबर पड़ना है, उनके लिए छोटे छोटे मतलब कक्षाओं से ही, यानी कि 6ठा क्लास 7वां क्लास से ही उनको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी दी जाए। जैसे महिला उत्पीड़न हुआ, उपभोक्ता से संबंधित जो कानून है। इतना ही नहीं, हम लोगों के यहाँ सबसे अच्छा आजकल संबंध आपको महिला सशक्तिकरण का है, मूल कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग
जन सामान्य तक एकदम सामान्य और सुलभ शब्दों में उसे पहुंचा सकें। किसी देश का युवा पढ़ा लिखा ना ही हो तो वो किस प्रकार से ही अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। खासकर भारत जैसा देश जो लोकतंत्र की पद्धति पर आधारित है, जहां सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता के कारण ही जो है सरकार, जनता के लिए सरकार चल रही है, वहां सरकार से जवाबदेही एक बहुत बड़े अधिकार के रूप में होना चाहिए। और इसी कारणवश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को दी भी गई, ताकि वो अपनी आवाज़ उठाकर सरकार से जो है अपने अधिकारों की मांग कर सकते। इसी के साथ ही साथ जो है हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला है। अब हम जरा बात करें शिक्षा पर कि अगर देश का युवा शिक्षित ही नहीं होगा तो वो अपने इन मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे ज्ञान रखेगा। प्रत्येक व्यक्ति को तो कानून की पढ़ाई का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा, लेकिन कानून प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में विधि एक ऐसा विषय बन जाती है जिसका उद्देश्य नौजवानों को सशक्त मात्र करना ही नहीं है, बल्कि नौजवानों के मध्य उनके अधिकारों की जो है जागरूकता के बारे में भी ज्ञानवर्धित करना है। अभी जो आधुनिक युग में जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है निजता का अधिकार का उल्लंघन, राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो लीक हो रहा है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, या इससे जुड़े हुए जितने भी साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम्स हैं, वो सब होते जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी रिसेंट में 2023 में भारत सरकार ने एक कानून लाया है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। और उसमें जितने भी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि वो इंडिया के किसी भी व्यक्ति के अगर व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़ा हुआ कोई जानकारी है, जैसे फ़ोटोग्राफ्स हो गए या कोई ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स हो गए या कोई भी ऐसा डिटेल है, तो उसको वो तब तक शेयर नहीं कर सकते हैं या उसका कमर्शलाइज यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस व्यक्ति से कंसेंट ना लिया गया हो। दूसरी बात कि अब जो सोशल मीडिया अभी तक अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पा रही थी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, अब उसमें भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। साइबर सुरक्षा पोर्टल, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, उपभोक्ता अधिकार पोर्टल, राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी जैसे कानून युवाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, और हम सब का कर्तव्य है कि इन पहलों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उनका उपयोग करें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि हक जानने वाला युवा मजबूत होता है और मजबूत युवा ही देश को आगे ले जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन करती हूँ। हम फिर मिलेंगे आपको यू दर्शन प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।